आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, जैसा कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो टेंस पढ़ने के क्रम में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे एक्शन कुछ समय पहले स्टार्ट होता है, मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हो गया होता है और अभी तक वह जारी। जैसे he has been reading in this school for 5 years, मतलब 5 वर्ष पहले वो इस स्कूल में पढ़ना प्रारंभ किया था और आज तक पढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है और समझने में भी आसान है। कार्य जो है वो कुछ समय पहले मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हो गया और प्रेजेंट में चल भी रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, हैज हैव उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर समय होता है तो सिंस या फॉर से हम लोग उस समय को भी उसमें जोड़ देते हैं। सिंस या फॉर कहाँ पे कैसे लगाते हैं उसको आगे बता रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करने के समय यह ध्यान में अवश्य रखेंगे कि एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हो गया होता है और प्रेजेंट समय में भी चल रहा है। तो जैसे ये है, दे हैव बीन बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर सेवरल ईयर्स, वो कुछ वर्षों से इस ब्रिज को, इस पुल को बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। मतलब स्टार्ट हुआ कुछ वर्ष पहले और अभी तक काम चल रहा है। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, आप 4 बजे से खेल रहे हैं। तो खेलना स्टार्ट हुआ कुछ समय पहले, अभी मान लो 5 बज रहा है या 6 बज रहा है, तो बच्चे की मम्मी कह रही हैं कि आप 4 बजे से खेल रहे हैं भाई, अब आपको पढ़ने बैठने का समय हो गया। तो यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ये हुई बात। अब देखिए इसका स्ट्रक्चरल इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे वो करते हैं। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव आता है, और उसके बाद बीन, बी डबल ई एन बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर लगा के उसके बाद हम लोग लिखते हैं समय। अफर्मेटिव है तो इस तरह से सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट उसके बाद सिंस फॉर और फिर समय। अब समय से पहले हमको सिंस या फॉर लगाना होता है, तो कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ पे फॉर लगाएंगे, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए 5 years लगा है और उसके पहले क्या लगा है, फॉर। यहाँ देखिए सेवरल ईयर्स लगा है, फॉर, लेकिन यहाँ पे 4 o'clock लगा है तो क्या लगा, सिंस। तो फॉर कहाँ लगाते हैं, जब समय कब से स्टार्ट हुआ कार्य एग्जैक्ट टाइम पता ना हो तो हम लोग फॉर लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब 2 तारीख से या 4 तारीख से या कब से, जनवरी से या फरवरी से, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस बता रहा है 5 वर्ष पहले, अनिश्चित काल है। सेवरल ईयर्स मतलब कुछ वर्ष पहले, तो कुछ वर्ष पहले कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसके पहले तो अनिश्चित समय अगर है तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ 4 o'clock कह रहा है, 4 o'clock का मतलब एक निश्चित समय बता रहा है। अगर बताए मंडे तो निश्चित दिन बता रहा है। अगर हमको बताए
1991 एक निश्चित समय बता रहा है। तो इस तरह के निश्चित समय के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये भी बता सकता है कि जैसे सिंस लास्ट नाइट, लास्ट अगर लगा हुआ, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, तो हम लोग सिंस का ही प्रयोग करेंगे। लास्ट के साथ अगर समय बता रहा है तो वहां भी सिंस का प्रयोग करेंगे, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे। तो उम्मीद ये रखते हैं कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। निगेटिव में हैज हैव, जैसा कि हम लोग बताए हैं कि हैज हैव के बाद निगेटिव में हमेशा नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव में ये हैज हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और बाकी वैसे ही। तो सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और उसके बाद समय। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन लगेगा। और इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव पहले लग जाएगा और उसके बाद यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और मान लीजिए क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में है, अगर क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में है तो हैज हैव से पहले वो क्वेश्चनिंग वर्ड इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, व्हेन, हाउ को। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा जाता है, और लिखे जाने का कंडीशन ये है कि हमारा वर्ब जो है, हमारा कार्य जो है वह कुछ समय पहले अर्थात पास्ट में ही शुरू हो गया है और वर्तमान समय में चल रहा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट के चारों भागों को हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आपका काम तो ये रहता है कि उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार व्यू करें, बार बार वीडियो खोल के देखें, और भूली बिसरी चीजों को आप पुनः उसको देख के और उसको अपने दिमाग में स्थायित्व दें। अब हम लोग सिंपल पास्ट में आते हैं, जिसको पास्ट इंडेफिनिटली कहा जाता है। तो सिंपल पास्ट का प्रयोग तब करते हैं जब एक्शन खत्म हो चुका होता है। एक्शन खत्म हो गया तो वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। जैसे यू डिड नॉट सी मी, आपने मुझे नहीं देखा। नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, मतलब बीते हुए समय में नहीं देखा। और हिंदी में इस वाक्य की पहचान करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, या ये थे, ये लगा रहेगा। ये थे। जैसे वो बाजार गए थे। मेरा भाई पिछले साल क्लास 5 में पढ़ता था। मेरी बहन रोज स्कूल जाती थी। तो ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, इस तरह से हिंदी के वाक्यों में रहते हैं, तो उनको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। और दूसरी बात, सिंपल पास्ट का प्रयोग पास्ट में होने वाले रूटीन एक्शन के लिए भी करते हैं। पास्ट में होने वाले जो रूटीन एक्शन होते हैं, जैसे मेरी बहन स्कूल जाती थी, पास्ट में वाक्य को वाक्य से ही समझ में आता है कि ये कार्य बहन के स्कूल जाने का कार्य हो, मतलब पहले होता था, अब नहीं होता था। तो इस तरह से सिंपल पास्ट का प्रयोग हम पास्ट के रूटीन वर्ब के लिए या रूटीन एक्शन के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, आई वेंट टू स्कूल ऑन फूट, मैं पैदल स्कूल गया, या मैं पैदल स्कूल गया था, या मैं पैदल स्कूल जाता था। एक फादर अपने चाइल्ड को बता रहा है, मैं पैदल स्कूल जाता था और तुम बस से नहीं जा पा रहे हो रोज। तो इस तरह की बातों को हम लोग सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देखते हैं कि ये कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सिंपल पास्ट में फॉर्मूले देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से हम लोग सेंटेंस का गठन करते हैं।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे माय फादर वेंट टू द मार्केट। माय फादर वेंट टू द मार्केट, मेरे पिताजी बाजार गए थे। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिड नॉट लगा देते, डिड लगा देते। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का आना स्वाभाविक है किसी भी टेंस में। तो सब्जेक्ट, डिड और नॉट, इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यहाँ अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा भाई पास्ट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना। लेकिन जब डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म यहाँ, और यहाँ डिड लग जाने के बाद यही बताता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड जहां भी लग गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने अगर नॉट की आवश्यकता है तो नॉट लगाओ, नहीं आवश्यकता है हटा दो। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भाई डिड यहां भी लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, और क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद तब डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे सिंपल पास्ट के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को हम लोग करते हैं। अब कुछ विशेष बातें उसमें देख लेते हैं, कब कब हम लोग करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब उसमें कुछ विशेष बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, इट्स का मतलब इट इज, तो इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो। जैसे इट्स टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट यू आया है, तो इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से शुरुआत हो वाक्य का और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना चाहिए, न कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म कब? जब इट्स टाइम से हमारा वाक्य स्टार्ट हो या इट्स हाई टाइम से हमारा वाक्य स्टार्ट हो और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। अगर हम लोगों ने वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह कुछ और लगा दिया, जैसे अगर हमको कहना है कि अब यह समय आपका पढ़ने का हो गया, तो हम इट्स टाइम यू शुड स्टडी ऐसा नहीं कह सकते। यू शुड स्टडी ऐसा नहीं कह सकते, उसको हमें कहना चाहिए इट्स टाइम टू स्टडी। चलिए उस पर बाद में आते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। ये इस तरह से लिखना गलत है, इस तरह से लिखना गलत माना जाएगा। बहुत लोग करते हैं लेकिन वो गलत है। वो होना चाहिए इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स टाइम यू स्टडीड। और दूसरी बात यह है, इट्स टाइम के बाद अगर टू आ जाए, इट्स टाइम उसके बाद टू, टू के बाद वर्ब लिखना है, तो टू के बाद वर्ब तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आता है क्योंकि उसको हम लोग इन्फिनेटिव मानते हैं। चलिए इन्फिनेटिव जीरंड की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इट्स टाइम के बाद अगर टू का प्रयोग आता है तो वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। एक चीज और है, तो सिंपल पास्ट में एक बात का और हम ध्यान देते हैं। बात यह है कि डू डज डिड ये सब हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, और डिड का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं।
तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग हम लोग मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग, डू डज या डिड का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेन वर्ब पे हमको जोर देना है, जैसे वह आया तो था, वह आया तो था, तो हम ये बताना चाहते हैं आया था, तुमने गलती तो की थी, गलती तो की थी मतलब गलती की थी, इस बात पर हम जोर देना चाहते हैं। तो जब भी हमको मेन वर्ब पर जोर देना हो तो टेंस के अनुसार डू डज डीड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यू डू कम हियर एवरी डे, आप यहाँ रोज आते तो हैं, आप यहाँ रोज आते तो हैं, फिर किसी विशेष ओकेशन की जरूरत क्या है, रोज ही तो आते हैं। तो रोज आते हैं इस बात पे हमको जोर देना है, तो हम क्या लिखेंगे, यू डू कम हियर एवरी डे। यू डिड मेक ए मिस्टेक, आपने गलती तो की है, आपने गलती तो की है। तो मेन वर्ब पे अगर हमको जोर देना है तो टेंस के मुताबिक डू डज डिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे उसने जिलेबी खाया तो था, तो वहां डू डज का प्रयोग, वहां डिड का प्रयोग होगा। वह सेव खाता तो है, तो डू डज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इस विशेष बात का भी ध्यान रखेंगे। और इसमें अब आपका सिंपल पास्ट टेंस खत्म हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस भी खत्म हो गया और उधर प्रेजेंट के तो सभी खत्म हो गए। हम लोग ये टेंस को खत्म करने के बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के बाद फिर हम लोग थोड़ा वो वॉइस पे आएंगे, उसके बाद नरेशन पे आएंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्लॉज व्लॉज पढ़ेंगे और क्लॉज पढ़ने के बाद फिर हम लोग वो क्या कहते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्रम से चलेंगे। थैंक यू।